कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीच एक ऐसे मिशन से जहां हमारी लीड कैरेक्टर सोफिया, जो कि एक मेरीन बायोलॉजिस्ट है, अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन के डीप जोन में रिसर्च कर रही होती है। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था। उनका मिशन था समंदर के अंदर प्लास्टिक और पोल्यूशन की वजह से मेरीन लाइफ पे पड़ रहे असर को समझना। सोफिया के साथ उसकी टीम भी थी, एक एडवांस रिसर्च वेसल पे। हर एक बंदे के पास अपना रोल था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था सोफिया का डिसीजन लेना, क्योंकि वो मिशन की लीड थी। तभी एक टीममेट जेड एक स्ट्रेंज सिग्नल डिटेक्ट करती है, एक अंडर वाटर ट्रैकिंग सिग्नल, कुछ ऐसा जो उन्हें समंदर के अंदर खींच रहा था। सोफिया तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो समझ जाती है कि कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। अब टीम का हिस्सा बन चुके लोग समंदर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। डाइविंग गियर, मॉनिटर्स, सोनर ट्रैकर सब रेडी हो जाता है, लेकिन सोफिया और जेड सरफेस पे ही रुकती हैं, मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन के लिए। नीचे पानी में जाते ही क्रिस, जो कि एक ड्राइवर था, उसको कुछ अजीब सा मिलता है, एक ब्लू व्हेल की डेड कॉल्फ। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो व्हेल आधा चोम्ड था, जैसे किसी बहुत बड़े क्रीचर ने उसे काट दिया हो। क्रिस उसके पास जाके देखता है और जो बाइट मार्क्स दिखते हैं वो किसी छोटी शार्क के तो हो ही नहीं सकते। सोफिया भी स्क्रीन पे वो विजुअल्स देख रही होती है, उसके होश उड़ जाते हैं और तभी वो सिग्नल जिसका ट्रैकर जेड ने डिटेक्ट किया था वो एक्टिवेट हो जाता है। वो ट्रैकर किसी और का नहीं, लीथी नाम की एक शार्क का होता है। सोफिया तुरंत पहचानती है, ये तो वही शार्क है जिसे मैंने 3 महीने पहले टैग किया था। लेकिन शौक यहाँ होता है कि जब 3 महीने पहले जो शार्क सिर्फ 2.5 मीटर्स की थी, अब वो मॉन्स्टर बन चुकी थी। क्रिस के सामने जो शार्क आ रही होती है वो 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। सोफिया का दिमाग घूम जाता है, इतने कम समय में कोई शार्क इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। क्रिस जैसे जैसे उसके पास जाता है तो सोफिया के कहने पर उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जो कि एक टिश्यू सैंपल कलेक्ट करने के लिए था। शार्क बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन भाग जाती है। सैंपल तो मिल गया था, पर उस डिसीजन का अंजाम किसी ने सोचा नहीं था। लीथी कुछ ही देर बाद वापस आती है, लेकिन इस बार वो हंटिंग मोड में होती है। वो 1 बाय 1 क्रिस की टीममेट्स पर अटैक करती है और उन्हें ब्रिचुअल तरीके से मार डालती है। सोफिया सब मॉनिटर करते हुए हेल्पलेस फील करती है और उसकी आंखों के सामने उसकी टीम खत्म हो रही थी। वो तुरंत पानी में जंप करती है कुछ करने के लिए, लेकिन जब वो समंदर के अंदर जाती है तो उसे क्रिस का एक कट ऑफ हाथ मिलता है। सोफिया पैनिक में आ जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी टीम में से कोई भी अब जिंदा हो सकता है। तभी लीथी वापस आती है और सोफिया पे अटैक करने लगती है। सोफिया बचने की कोशिश करती है लेकिन नेट में फंस जाती है। अब वो पानी का प्रेशर के साथ डेप्थ में नीचे गिर रही होती है, तभी उसके कान से खून निकलने लगता है। लेकिन सोफिया हिम्मत नहीं छोड़ती और कैसे भी नेट से निकलकर वापस सरफेस पे आती है। और यहाँ से हम लोग 3 साल आगे का देखते हैं, जब पेरिस के अंदर सैनी रिवर के पास 2 लड़के मैग्नेट फिशिंग कर रहे होते हैं। उन्हें लगा था कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, लेकिन जो चीज मिलती है वो फ्रांस की हिस्ट्री हिला देने वाली होती है, जो कि एक पुरानी मिसाइल थी। वो शॉक्ड होते हैं और तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। आगे हम देखते हैं आदिल नाम का एक ऑफिसर जो मीडिया को बताता है कि ये मिसाइल वर्ल्ड वार 2 के दौरान की है और ऐसे 100 से ज्यादा बॉम्ब्स रिवर में मिल चुके हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इसी वक्त सोफिया की करंट लाइफ दिखाई जाती है। अब वो फील्ड से दूर एक एक्वेरियम में बच्चों को समंदर के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा रही थी। उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक छोटा बच्चा उसे ताना मारता है, आपकी पूरी टीम तो मर गई थी और आप हमें समंदर के लेक्चर दे रही हो। सोफिया का दिल टूट जाता है। वो क्वालिटी एक्वेरियम से निकल जाती है और तब एंटर होती है मिका, एक यंग रिसर्चर। मिका सोफिया को रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि एक शॉकिंग बात, जो कि है बीकॉन 7। ये नाम सुनकर सोफिया का चेहरा फ्रीज हो जाता है। ये वही ट्रैकर था जो उसने लीथी पे लगाया था। अब ये बीकॉन 7 रिवर में सिग्नल दे रहा था। सोफिया के दिमाग में एक सवाल आता है कि एक खारे समंदर के अंदर जो शार्क सरवाइव करती है वो फ्रेश वाटर के अंदर कैसे आ सकती थी। मिका उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो सकता है। सोफिया पहले मना करती है उसका साथ देने से, लेकिन जब वो अपने लैपटॉप पे लास्ट फुटेज देखती है जहां उसकी टीम लीथी के हाथ गई थी, उसका दर्द दोबारा जाग जाता है और फिर
जब वो रियल टाइम ट्रैकर देखती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है। लिथी अब पेरिस में है, सीनी रिवर के अंदर। सोफिया का दिमाग अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद चेक करेगी क्या रियली लिथी सीनी रिवर में आ चुकी है। दूसरी तरफ मिका और बेन ऑलरेडी रिवर के कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच चुके होते हैं। मिका स्कूबा गियर पहने पानी के अंदर डाइव करती है और जैसे ही वो नीचे पहुंचती है उसे एक कार दिखाई देती है जो बिल्कुल रिसेंटली क्रैश हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी का मोमेंट तब आता है जब उस कार पे भी वही वाइट मार्क्स होते हैं जैसे किसी बड़े प्रेडेटर ने अटैक किया हो, जैसे कि वही शार्क। ऊपर बेन लुकआउट पे होता है लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। मिका की सेफ्टी रोप पुल होने लगती है पर मिका रेसिस्ट करती है। वो चाहती थी वो प्रूफ लेकर ही ऊपर आए। बेन टेंशन में आके बचा नहीं पाता, बोट लेकर वहां से चला जाता है और मिका रिवर के अंदर ही छूट जाती है। थोड़ी देर बाद मिका सरफेस पे आती है पर तब तक पुलिस उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सोफिया भी एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे पहुंचती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक चीज उसका ध्यान खींचती है, एक डॉग जो कंटिन्यूअसली रिवर की तरफ भौंक रहा होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उस रात सोफिया अपने घर लौटती है लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या लिथी वाकई यहाँ है। अगली सुबह एडिल मिका से इंटरोगेशन करता है। मिका क्लियरली बोलती है कि देयर इज अ शार्क इन साइन रिवर, अ डेंजरस वन, पर आदिल को लगता है कि ये बस एक बहाना बना रही है। तभी आदिल को एक कॉल मिलती है सोफिया की तरफ से। जब वो स्पॉट पे पहुंचता है तो एक और हॉरिफिक डिस्कवरी होती है। एडवर्ड की लाश मिलती है, आधा शरीर गायब, पूरा ब्लड लाइट। सोफिया डेड बॉडी को देखते ही कंफर्म करती है कि ये अटैक किसी और का नहीं, लिथी का ही है। आगे हम देखते हैं कि एडिल के ऑफिस में जहाँ सोफिया और मिका दोनों एक मीटिंग में होते हैं, सोफिया सबके सामने बोलती है कि पेरिस के रिवर के अंदर एक बहुत ही गुस्से वाली और एक बहुत ही खतरनाक शार्क है। पर जैसा हमेशा होता है अथॉरिटी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। पुलिस चीफ बोलती है मे बी एडवर्ड डेथ वाज कास्ड बाय बोट प्रोपेलर। वो सिर्फ तभी एक्शन लेने को तैयार होती है अगर प्रूफ मिले। आदिल सोफिया को अपने मिशन में शामिल करता है, उसे ट्रैकर लोकेशन शेयर करता है और प्लान बनाते हैं एक डाइविंग टीम के साथ एग्जैक्ट स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने का। मिका भी सीक्रेटली उनका पीछा करती है। जब आदिल की टीम रिवर के अंदर आती है तो सोफिया और आदिल उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। तब मिका बेन को कॉल करके कहती है कि डिस्कनेक्ट द ट्रैकर वरना ये लोग लिथी को मार देंगे। बेन पहले हेजिटेट करता है लेकिन मिका इंसिस्ट करती है। फाइनली वो ट्रैकर डीएक्टिवेट कर देता है और जैसे ही ट्रैकर ऑफ होता है सोफिया के मॉनिटर्स पे सिग्नल डिसअपीयर हो जाता है। कंफ्यूजन फेल हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं कि शार्क गई कहाँ। तभी सोनर डिवाइस से एक और सिग्नल मिलता है, एक ह्यूज मास का। आदिल तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ है। वो अपनी टीम को जल्दी से ऊपर बुलाता है। सब सेफली सरफेस पे आते हैं पर अब उन्हें पता चल चुका था कि शार्क अब भी यहाँ है और वो किसी भी वक्त अटैक कर सकती है। आगे हम लैब में देखते हैं कि सोफिया गुस्से से मिका के पास जाके चीखती है कि तुमने ट्रैकर क्यों बंद किया। मिका का जवाब था कि तुम उसे मारना चाहती हो और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। वो पुरानी इंसिडेंट को लेकर सोफिया को ब्लेम करती है। 3 साल पहले तुमने भी शार्क के साथ गलती की थी और उसी का रिजल्ट था तुम्हारी टीम का एंड। सोफिया साइलेंट हो जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो क्वाइटली वहां से चली जाती है। मिका अब डेस्परेट होती है लिथी को बचाने के लिए। वो एक इमोशनल वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालती है जहां वो बाकी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से अपील करती है कि प्लीज मेरी मदद करें इस शार्क को बचाने के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट उसे मार देगा। इसी वीडियो के जरिए वो सबको एक सीक्रेट लोकेशन पे बुलाती है, कैटाकॉम्बस के अंदर पेरिस के पुराने सीवर सिस्टम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिल और सोफिया मयूर के पास जाते हैं। वो मयूर को वार्न करते हैं कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा शार्क है और उससे पब्लिक को खतरा हो सकता है, पर मयूर पॉलिटिक्स के पीछे सब कुछ इग्नोर कर देती है। वो बोलती है 3 दिन बाद यह इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, हजारों लोग रजिस्टर कर चुके हैं, ये इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता। वो आदिल और सोफिया से कहती है कुछ भी करो बट इस शार्क को हटाओ। सोफिया का प्लान सिंपल था कि हमें किसी भी तरह से उस शार्क को समंदर में ले जाना होगा। मेयर को यह आइडिया पसंद आता है। वो ऑफिशियली सोफिया और आदिल को परमिशन दे देती है। ट्रायथलॉन सिर्फ 2 दिन दूर था और पेरिस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में था। सोफिया और आदिल के पास सिर्फ एक रात थी एक शार्क को पकड़ने का प्लान बनाने के लिए। अगली सुबह सोफिया, आदिल और उनकी डाइविंग टीम सैनी रिवर के एक रिमोट जोन में जाती है। सारा इक्विपमेंट रेडी था, ट्रैंकुलाइजर गन्स, सोनर ट्रैकिंग डिवाइसेस, नेट्स, अंडर वाटर केजेस, सब कुछ। सोफिया पर्सनली ड्राइव करती है और पानी के अंदर वो एग्जैक्ट वही वाइब्रेशंस फील करती है जो पहले मिशन के वक्त आई थी। वो जानती थी कि लिथी आसपास ही है। तभी सोनर एक ह्यूज मूवमेंट को डिटेक्ट करता है जो कि उस मॉन्स्टर
दूसरे शार्क का था जो कि बिल्कुल उनके नीचे से गुजर रही होती है। सोफिया तुरंत ट्रैंकुलाइजर गन निकालती है, एक परफेक्ट शॉट लेती है और डार्ट डायरेक्टली लेती के फिन में जा लगता है। शार्क थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक दूसरी शार्क वहां आ जाती है और फिर एक और। पूरा सोनर स्क्रीन फिल हो जाता है। 1 2 3 4 टोटल 5 जायंट शार्क्स। सोफिया का दिमाग घूम जाता है। ओ माय गॉड, ये सिर्फ एक शार्क नहीं थी, ये तो पूरा पैक है। वो समझ जाती है कि जो म्यूटेटेड जीन्स लिथी में थे उसने और शार्क्स को भी इफेक्ट किया है, या फिर लिथी उन्हें ब्रेड कर चुकी है। तभी एक शार्क टीम के एक डाइवर पे अटैक कर देती है, उसे पानी के अंदर खींच लेती है और सब कुछ खून से भर जाता है। सोफिया पैनिक में सरफेस पे आती है। अबॉर्ट द मिशन। सब टीम मेंबर्स एक एक करके ऊपर आते हैं, लेकिन एक और ड्राइवर जूली वापस नहीं आती, उसका सिग्नल भी बंद हो जाता है। ऊपर सोफिया मयूर को सब कुछ बताती है। अब ये एक शार्क का केस नहीं रहा, इट्स अ फैमिली। अब पूरा शहर खतरे में है। मयूर का रिएक्शन था कोल्ड और सेल्फिश। इवेंट कैंसिल नहीं होगा, बस शार्क्स को मार दो। आदिल गुस्से में आके रिजाइन कर देता है, मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। सोफिया भी क्वाइटली वहां से चली जाती है। अगले दिन ट्रायथलॉन के इवेंट स्टार्ट होता है। मीडिया, लोग, मयूर सब एक्साइटेड होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्विमर्स पानी में जंप करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक शार्क सीधा एक ग्रुप पे अटैक करती है। 2 स्विमर्स को एक ही बाइट में ले जाती है। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और पेरिस के लोग शॉक में थे। मयूर हेल्पलेस होती है, उसके हाथ का कंट्रोल छूटा जा रहा होता है। तभी आर्मी को बुलाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, डेप्थ चार्जेस, पेरिस ऑफिशियली एक वार जोन बन जाता है।